बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। स्पेशल रिपोर्ट में आज बहुत कुछ आया चाहता है क्योंकि 4G रेस्टोर हुआ है और उसके साथ साथ मुल्क के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर से मुतलिक एक बिल अगले हफ्ते तक पेश होने जा रही है जिसमें वोटिंग राइट्स के हवाले से बात होगी। तफसील के साथ हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज 2 डिस्ट्रिक्ट्स में DDC इंतखाबात के नताइज के बाद अब काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए इंतखाबात होने थे और इसमें अपनी पार्टी ने दोनों निश्चितों से जीत दर्ज की है। बात शहर श्रीनगर की करेंगे या शोपियां की करेंगे। शहर श्रीनगर के अंदर भी 14 कैंडिडेट्स थे, लेकिन आज जब DC ऑफिस श्रीनगर में वोटिंग हुई है, यहां पर 14 में से 13 कैंडिडेट्स मौजूद थे और 13 में से 10 वोट जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट मलिक आफ्ताब ने हासिल किए हैं और मलिक आफ्ताब अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने यहां से जीत दर्ज की है। और उनके मद्दे मुकाबल PAGD के कैंडिडेट, या हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक है, कैसर अहमद गनाई, वो उनके बाद दूसरे नंबर पर रहे, यानी उन्होंने 3 वोट सिर्फ यहां से हासिल किए और इस तरह से श्रीनगर की निशस्त के लिए जो चेयरमैनशिप है वो अपनी पार्टी को हासिल हुई है। न सिर्फ इतना बल्कि बिलाल अहमद जो कि अपनी पार्टी का कैंडिडेट है और वो नायब चेयरमैन के लिए उन्होंने यहां पर अपने नामजदगी का इजहार किया था और इस तरह से वो भी यहां से जीत के आए हैं। शहर श्रीनगर के साथ साथ बात अगर करेंगे साउथ कश्मीर के शोपियां जिला की, तो शोपियां में भी बिल्किस जान ने 8 वोट हासिल किए हैं। यानी यहां पर भी 14 वोट थे, 14 कैंडिडेट्स थे और 14 कैंडिडेट्स में से 8 ने बिल्किस जान जो कि अपनी पार्टी की कैंडिडेट थी उनके हक में वोट थे और इस तरह से वो यहां पर शोपियां के लिए DDC काउंसिल की चेयरपर्सन बन चुकी है। और इसके साथ साथ इरफान मनहास जो कि अपनी पार्टी का ही कैंडिडेट था और नायब चेयरमैन के लिए वो यहां से मुंतखब हुए हैं, लेकिन चेयरमैनशिप के लिए PAGD का कैंडिडेट यहां पर सफीना जान थे जिन्हें सिर्फ 6 वोट हासिल हुए हैं। यहां पे मुकाबला काफी दिलचस्प था, यानी कांटे की टक्कर थी, लेकिन इसमें अपनी पार्टी ने जीत दर्ज की है। और कश्मीर में, या हम कहेंगे जम्मू कश्मीर में, जब अपनी पार्टी के लिए यह पहला इलेक्शन था और इस पहले इलेक्शन में 2 सीटें DDC इंतखाबात के हवाले से काउंसिल की हासिल करना और उसके साथ साथ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैनशिप भी उन्हीं के पास रहना, इससे पार्टी जो खुशियां हैं वो समा नहीं पाती है। उस वजह से आज पार्टी के हेडक्वार्टर पर काफ़ी जश्न भी था। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो कि पार्टी के सरपरस्त हैं, उनकी ही सरबराही में यहाँ पर पहले मीटिंग भी हुई है और उसके साथ साथ खुशियों का इजहार भी हुआ। फिर उन्होंने मीडिया के साथ बात भी की है। मीडिया के साथ बात करते हुए सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और उनके साथियों ने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। देखिए, मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ अवाम, श्रीनगर के अवाम को, शोपियान के अवाम को। इन्होंने जो इलेक्ट किए थे हमारे नुमाइंदे, उनकी आज काउंसिल बनी है। हमारा ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन श्रीनगर में भी बना है और शोपियान में भी बना है। मैं लोगों को भी मुबारकबादी देता हूँ और अपने पार्टी कैडर्स को भी मुबारकबादी देता हूँ जिनकी वजह से ये मुमकिन हो सका है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम शहर श्रीनगर के हर मसले और कस्बे शोपियान के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मसले हैं उन पे हम पूरे ये लोग खरे उतर आए। हमने 10 वोट यहाँ पाए, 9 हमारे अपने थे, एक उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। तो कंसेंसस ठीक है, अच्छा है, मैं वेलकम करता हूँ। अगर जिसने वहाँ दिया वो भी शहर श्रीनगर के हैं, वो भी जीता है शहर श्रीनगर। अगर श्रीनगर से भी वो इस काउंसिल में जीते हैं तो इसमें तो वेलकम होना चाहिए ना। हमें बहुत खुशी हुई, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा हमें सीटें यहाँ पर मिली और जितनी भी हमें पता था हमें 10 वोट आएंगी और वो सारे 10 हमें कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, इसमें अच्छी तरह हुई। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का बोलते हैं, जो लोग ये बोलते हैं हो सकता है वो मत करते होंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी हॉर्स ट्रेडिंग करने। चलिए, इंतखाबात के बाद अब अच्छी खबर यह कि 4G रेस्टोर हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की जानिब से मुस्बत रिएक्शन ही नजर आया। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि रेस्टोरेशन ऑफ 4G तो हुआ लेकिन सही वक्त पर नहीं हुआ, क्योंकि जब पैंडेमिक था, पैंडेमिक के दौरान इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के चल रहे थे, ट्रेड भी ऑनलाइन ही चल रहा था, लेकिन उस वक्त दरकार था लेकिन नहीं हो पाया है। अलग अलग रिएक्शंस लोगों के आए हैं, लोगों का अलग अलग जो है मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आया है। बिजनेस क्लास अगरचे बहुत खुश है, उनका मानना है कि जो ट्रेड और तिजारत के साथ वाबस्ता है उन्होंने वेलकम किया है और उनका मानना है कि इससे अब जो ट्रेड है उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग
जो है इस पर मुनहसर थे और उनका रोजगार इसके साथ वाबस्ता था। ताहम उनका मानना है कि सब कुछ चल रहा था 5 अगस्त के बाद, लेकिन सिर्फ बहाना बनाकर 4G पर पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से जो ट्रेडर्स हैं या तिजारत से वाबस्ता जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है, एक तो हम आप तक वो पहुंचाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आम लोगों का क्या रिएक्शन है, स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है, आइए आपकी नज़र करते हैं। अगर हम इस बिजनेस को देखें कि जो कोविड के साथ साथ में कितनी दिक्कतें हुई, कितना नुकसान उठाना पड़ा, तो उस हवाले से हमारे पास एक फैसिलिटी, हालांकि मुल्क में आज 5G का निज़ाम चल रहा है, वो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं या कहीं पे शुरू भी हो चुका है, तो यहाँ पे 4G को लेके इतनी सारी चीज़ें और इसमें ये फैसले इससे पहले लेने चाहिए थे। और ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ की जो मैशत है वो काफ़ी तबाह हो चुकी है, चाहे हम टूरिज़म सेक्टर को ले लें, चाहे हम इंडस्ट्री सेक्टर को ले लें या ट्रेडिंग कम्युनिटी को ले लें, जो ट्रेड करने वाली एक बहुत बड़ी जमात है। अगर हम देखें तो जो कुछ भी टैक्स का पैसा आता है वो ट्रेडिंग के ही ज़रिए से हुकूमत तक पहुँच जाता है। और उसमें भी आप देखें कि हमारे साथ कितनी मुश्किलात, ऑनलाइन हमने टैक्स भरने थे, GST की रिटर्न ऑनलाइन भरनी थी, हमें वो नहीं भर पाए, उसमें पेनल्टीज लगी, उसमें बाकी सारी चीज़ें हुई। हालांकि हक ये है कि ये सारी चीज़ें इसी बिजनेसमैन पे लगी है जो रियासत को, जो मुल्क को चलाने वाला होता है। तो उस लिहाज से इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को भी याद रखना चाहिए कि इनके लिए हम ये फैसिलिटी मुहैया रखें। आज सारा निज़ाम इतना बड़ा हो चुका है कि आप कहीं पे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, आप कहीं से भी माल मंगा सकते हो। लेकिन जब हमारे पास ये सहूलियात होंगी जो 4G के हवाले से या 5G के हवाले से हैं, ठीक है अभी, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जहाँ तक 4G का सवाल है, पिछले 1.5 साल से हम बहुत सफ़र कर रहे थे, इतनी परेशानी थी, हमने बारहा इंतज़ामिया से अपीलें की थी, गुजारिशें की थी, बहुत ज़्यादा हमने इल्तिजा की थी कि इसको बहाल किया जाए, क्योंकि हमारा जो रोज़गार है बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुका है इससे। क्योंकि हमारी सारी जो भी इस हमारी जो तिजारत है इसी पर तमाम मुनस्सर है। आप देख लीजिए, हमें जहाँ छोटा से छोटा काम लेके, टेलीकॉम में जो भी छोटा से छोटा काम है और बड़े से बड़े काम तक, नेट के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं है हमारे पास। तो इस लिहाज से मैं कहता हूं कि ये परेशानी अब समझी इन्होंने, इंतज़ामिया ने समझ ली कि कोई सफ़र कर रहा है, कोई इंसान सफ़र कर रहा है, कोई ताजिर सफ़र कर रहा है, कोई तालिब इल्म सफ़र कर रहा है और एक आम इंसान सफ़र कर रहा है। तो इन्होंने आज इसको बहाल किया तो खुशी महसूस हो रही है। लेकिन हम इसका किसी भी सूरत में खैर मकदम नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस एक्सपेक्टेशन में है कि कल को कुछ भी और हो सकता है। 4G जो है वो 550 डेज़ के बाद फिर से शुरू हो गया है, फिर से रिस्टोर कर दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत की बात है। आपको बता दें, जहां इकॉनमी की बात की जाए, यहाँ की इकॉनमी पूरी सफ़र हो चुकी है। यहाँ के बिजनेस सेक्टर की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए और ख़ासकर यहाँ के एजुकेशन सेक्टर की अगर बात की जाए तो वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। हम फॉर्म भरने से लेके एडमिट कार्ड आने तक जितनी भी सारी परेशानियाँ हमें आई है, जो सब कुछ हम स्टूडेंट्स ने भुगता है। ऑनलाइन क्लासेस हमने कैसे अटेंड की है, ऑनलाइन क्लासेस में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, कितनी बार क्लासेस बफर होती थी और कितनी बार हम लोग को असाइनमेंट्स के लिए 2 दिन 3 दिन लग जाते थे असाइनमेंट डाउनलोड करने में। और उसके बाद अगर टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते थे उसमें भी प्रॉब्लम्स होते थे। फिर रही बात फाइबर की, फिर फाइबर शुरू हो गए, हर घर में फाइबर लग गए। लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे फाइबर, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो इस बीच में उन्होंने ज़्यादा सफ़र किया है। यहाँ के बिजनेस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। जो भी टूरिज्म सेक्टर था, टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। उम्मीद करते हैं कि अब 4G रिस्टोर किया गया है, अब इसके साथ जो है तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत ही लेके आए। सब अब इस एडवांसमेंट का फ़ायदा उठाए, पॉजिटिवली इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़े और पॉजिटिवली हम जल्दी से जल्दी ग्रो करें। चलिए नाज़रीन, आपने देखा अवाम का किस तरह का रद्द-ए-अमल है। हालांकि पॉलिटिशियंस भी इससे वेलकम करते हैं, हर कोई पार्टी इसे अपने खाते में डालने की कोशिश कर रही है और उनका मानना है कि उन्हीं के कहने पर शायद ये कुछ हुआ है। लेकिन अगर हम गौर से उस आर्डर को देखें जो एक स्पेशल कमेटी इसके लिए बनाई गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर,
और वहाँ पर सारी चीज़ें जो है उनके ज़ेर नज़र थी। और वही कमेटी जब इस नतीजे पर पहुंची कि अब रेस्टोरेशन ऑफ 4G की ज़रूरत है, तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसको रेस्टोर किया। यानी उनने इन सारी चीज़ों को पहले देखा होगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कुछ हालात ख़राब थे या कुछ इनपुट्स थे, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ही उन्होंने वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि उन्होंने रिकमेंडेशन की है कि यहाँ पर जो है 4G की रेस्टोरेशन होनी चाहिए, नंबर 1। या फिर हालात पहले से ही ठीक थे तो उस पर किसी का शुक्रिया करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने बाज़ाब्ता शुक्रिया किया है वज़ीर आज़म और उसके साथ साथ दाखिला वज़ीर का कि उन्होंने उनका सुना और उसके बाद ही इसको रेस्टोर किया गया है, क्योंकि इसके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस यानी जज्बात वाबस्ता हैं, एहसासात वाबस्ता हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हालात है कश्मीर के वो बदल गए हैं और उसके बाद सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है, या कि फिर हालात बहुत पहले से ठीक थे और एक पॉलिटिकल डिसीजन था जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर 4G पर पाबंदी आयद की गई थी। इस तरह से लोग अलग अलग सवालात या अलग अलग जाविये से इस पर तनकीद भी करते हैं, कुछ लोग वेलकम भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि तरुण चुग जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और मरकज़ में वजीर भी है, और उनकी जानब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है। जब उनसे पूछा गया कि 4G जम्मू कश्मीर के अंदर रेस्टोर हुआ है तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, उनका कहना था कि इसका क्रेडिट जम्मू कश्मीर के अवाम को जाता है, जिनकी हमेशा ये डिमांड रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4G रेस्टोर होना चाहिए। उनसे ये भी पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टेटहुड भी मिलना चाहिए, तो उस पर तरुण चुग ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, डेवलपमेंट को लेकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इस सवाल वहाँ पर उठाया, उस सवाल के जवाब में तरुण चुग का क्या कहना था, आइए आपकी नज़र करते हैं। किसी को सचमुच एडवांटेज देना है तो जम्मू कश्मीर की जनता को देना, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता के द्वारा ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, ठीक है, सभी पार्टियों ने मांग की है, उनको भी क्रेडिट लेने दीजिए, लेकिन मैं इसका क्रेडिट यहाँ की जनता की शांति प्रिय जो उनके अंदर का बेसिक नेचर है, कश्मीरियत का जो बेसिक नेचर है, उसके पिछले 1 साल के प्रदर्शन को देता हूं। उन्होंने जो करके दिखाया पिछले 1 साल में, उसके कारण ये चीजें वापस हुई हैं। और ये आप सबकी भी डिमांड थी, मेरे को लगता था कि आज अगर ये यहाँ हुआ होता तो आप सब लोग मेरे को पूछते, भाई साहब आपने पिछली बार कहा था जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी से हुआ है लेकिन लेट नहीं हुआ, हो गया। जम्मू कश्मीर की जनता के हर नागरिक की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे पर है। हम नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के पालन पोषण, नागरिकों की संपत्ति, नागरिकों की कल्चर, यहाँ की भाषा, यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका संरक्षण भी हमारे एजेंडे में है। हम किसी भी सूरत में यहाँ के कल्चर को, यहाँ की भाषा को खराब नहीं होने देंगे। जो डर लोगों के मन में झूठा क्रिएट किया गया है वो डर झूठा है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कश्मीर, श्रीनगर को हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली की तरह ही चलना है, हाई स्पीड। क्यों नहीं बन सकता मेरा कश्मीर आईटी हब? मेरा कश्मीर क्यों नहीं सर्विस सेक्टर बन सकता? मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दुनिया में कश्मीरी एक ऐसा भाषा बोलने वाले लोग हैं जो अंग्रेजी के काफ़ी नज़दीक उनका बोलने का स्टाइल है। तो वर्ल्ड का बड़ा सर्विस सेक्टर जो आज नोएडा, गुड़गांव से कंट्रोल होता है, मेरे कश्मीर से भी हो सकता है वहाँ करने वाले काम यहाँ के बच्चे ही हों, क्योंकि जहाँ अंग्रेजी में जवाब देना है वहाँ तो हमारे बच्चे बहुत सक्षम हैं। यहाँ के भाषा और व्याकरण यहाँ का मिलता है। तो मेरे को लगता है कि एक लंबी छलांग की ओर हम चल पड़े हैं, रुकेंगे नहीं। अब जम्मू कश्मीर रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। चलिए, 4G तो आ गया और उसके साथ साथ तरुण चुग का मानना है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा, और डेट यानी तारीख तो उन्होंने नहीं दी है, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद भी
जब 5 अगस्त साल 2019 के बाद उन्होंने कौम से खिताब किया, यहाँ तक कि ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा सही वक्त पर दिया जाएगा। लेकिन सही वक्त कब आ जाएगा, अब उसी का इंतजार है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि तरक्की के, अमन के नए दरवाजे खुल गए हैं और इन दरवाज़ों के साथ साथ जहां हमेशा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा एक सवाल बनता जा रहा है हर किसी सरकार के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए, यानी मुल्क या दुनिया के साथ जोड़ने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मुल्क के अवाम के साथ जोड़ती है या मुल्क के रियासतों के साथ जोड़ती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पस्सियाँ क्या गिराती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बारिशें क्या होती हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर मुल्क से अलग चला जाता है। और यही मुद्दा है आज भारतीय जनता पार्टी का। तरुण चुग की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका यही मानना था कि अब डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करना चाहती है और एक लक्ष्य उन्हें रखा, एक टारगेट उन्हें रखा साल 2022 का। क्या क्या करने जा रहे हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जब देश का विकास शुरू होता है उसी समय हम लॉकडाउन में चले गए थे। बहुत प्लानिंग से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमारी सरकार लगी है, वचनबद्ध है। मैं डाटा दे सकता हूं, नौकरियां हैं। आपने रोड प्रोजेक्ट की बात कही, पूरे देश में रुके क्योंकि यहां शुरू ही होना था, इसलिए नहीं हो पाया। आपको आने वाले समय में बहुत जल्द वो चलता हुआ मिलेगा और शायद अगले बजट की प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैं आऊँगा तो शायद हम उसी रोड से चल के आएंगे या उस रोड को चल देखते हुए कि ये चल रहा है, इस पे काम, उस पे आएंगे। और मैं कोशिश करूँगा भगवान मेरी इस वाणी को, ऊपर वाला इस वाणी को पूरा करे, वो काम उस दिन चलता हो या पूरा होने वाला। चले नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह के वादे सियासतदान या कि मुख्तलिफ वज़रा भी करते आए हैं। यह आज पहली बार नहीं है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बल्कि इससे पहले भी जो अलग अलग सतह पर या अलग अलग लेवल्स पे हमने देखा कि जो मिनिस्टर साहिबान हैं, चाहे मरकज़ के हों या जम्मू कश्मीर के हों, हर बार तो दावे किए गए हैं, वादे किए गए, लेकिन ये वादे क्या हकीकत में बदलते हैं या शराब साबित होते हैं, ये वक्त ही तय करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि साल 2022 तक बहुत कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा सकता है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जहां 4G बहाल हुआ और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अभी इलेक्शंस जो है असेंबली के वो नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर मुल्क के अंदर 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और उन 9 में से जो 3 यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ पर लेजिस्लेशन भी है, यानी वहाँ पर कानून साजिया भी है, यानी वहाँ पर आप MLA के लिए वोट कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी जोड़ना चाहेंगे कि 8 फरवरी को जो राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा मेंबर वहाँ पर अभी भी मौजूद है, उनकी मियाद ख़त्म हो रही है। याद रहे कि गुलाम नबी आज़ाद भी उसमें है जो अपोजिशन के लीडर वहाँ पर है, तो उनकी मियाद कार जो है वह ख़त्म हो रही है। और उसके बाद अब देखना होगा कि अब ये जो राज्यसभा के मेंबरान कब चुने जाएंगे, क्योंकि उस हवाले से अभी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हुए हैं। लेकिन अगले हफ्ते जो दाखिला वजीर अमित शाह है वो मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाने जा रहे हैं, यानी इसको कानूनी शक्ल दी जाएगी और उसके बाद ये इख्तियारात पौंडीचेरी और दिल्ली की जानिब, दिल्ली की तरह, यानी कि जो दिल्ली के अंदर लेजिस्लेशन है यूनियन टेरिटरी में और पौंडीचेरी में, तो उसी तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर को भी वो दर्जा दिया जाएगा कि वो मुल्क के प्रेसिडेंट के लिए वोट कर सके यहाँ के MLA साहिबान, और उसके साथ साथ जब राज्यसभा मेंबरान चुनने होंगे तो उसके लिए भी वोट कर सकेंगे। तो उसके लिए उन्हें आज एलिजिबल जो है करार देना बहुत ज़रूरी है। और इसी ज़मन में मरकज़ी सरकार की जानब से जो दाखिला वजारत है, अमित शाह की जानब से एक बिल लाई जा रही है जिसमें ये इख्तियारात जम्मू कश्मीर के MLAs को या यहाँ के लेजिस्लेशन को दिया जा सकता है। तो इस तरह से पूरे 9 यूनियन टेरिटरीज़ में से जो तीसरी यूनियन टेरिटरी होगी वो जम्मू कश्मीर होगी, जो सदर के इंतखाब के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कर सकती है और इसके साथ साथ राज्यसभा मेंबरान के इंतखाब के लिए भी अपने वोट के लिए एलिजिबल हो सकती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ज़रूरी है कि इलेक्शन होने होंगे और तभी जाकर ये एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। लेकिन ये इंतखाबात कब होते हैं ये मुल्क की सरकार ही जानती है। चलिए, MLAs के इलेक्शन कब होंगे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लारनू कोकरनाग में जो DDC इलेक्शंस की रिकाउंटिंग के हवाले से कल एक अमल मुकम्मल हुआ, जहां से
PhD का जो उम्मीदवार है वो हार गई थी, लेकिन वहां पर इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद उम्मीदवार जीत के आई थी। बाकी सभी 13 यानी डिस्ट्रिक्ट के सभी 13 जो मुंतखबा मेंबरान थे DDC के, उनकी जानब से हल्फ भी लिया गया है। लेकिन अब जो नई यहाँ से कैंडिडेट जीत के आई है, उनके लिए आज DC ऑफिस अनंतनाग में हल्फ बर्दारी की एक मुख्तसर तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान उन्होंने आज हल्फ लिया है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग यहाँ पर मौजूद थे और उसके साथ साथ दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। जैसा आपको मालूम है कि एपिलेट अथॉरिटी डिविजनल एडिशनल कमिश्नर कश्मीर के पास एक अपील गई थी लारनू के कैंडिडेट की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने जो काउंटिंग प्रोसेस है DDC का जो 22 दिसंबर को हुआ था उसको चैलेंज किया था। उस अपील को डिस्पोज ऑफ करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अनंतनाग को ये ऑर्डर हुआ था कि उस जो काउंटिंग हुई है लारनू कंस्टिट्यूएंसी की उसको दोबारा से किया जाए। उसी के मद्देनज़र कल जो है वो रिकाउंट का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया गया है, जिसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक ऑब्जर्वर को अपॉइंट किया गया था ताकि कमीशन की हिदायत के मुताबिक ही काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो। तो कल जो है एक एलैबोरेट एक्सटेंसिव काउंटिंग प्रोसेस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द कमीशन कंप्लीट किया गया है और जो विनिंग कैंडिडेट निकल करके आई हैं उनकी आज जो है ओथ सेरेमनी हमने कंप्लीट की है। इसके साथ ही हमारा जो DDC का जो 14 के 14 मेंबर्स हैं ऑफिशियली, उनको जो है ओथ सेरेमनी उनकी कंप्लीट हो गई। देखिए इसके अंदर ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो गई है, लेकिन काउंसिल को काम करने के लिए जो फर्स्ट मीटिंग है उसके अंदर चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का जो है इंतखाब जरूरी है। उसी के लिए अब क्योंकि अब हमारा एक केस जो ये सब जुडिस इशू था उसको सेटल हो गया है, अपीलेट अथॉरिटी के पास था, तो अब हम ये नोटिस जारी करेंगे ताकि लोग अपना चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन चुन सकें। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि शहरी श्रीनगर के अंदर जो प्रेस कॉलोनी है वहां पर एक दिल दहलाने वाला मंजर था, एक हैरान कुन मंजर था, क्योंकि शादीपुरा तरहगाम बांडीपुरा से एक खातून आई है जिसके विजुअल्स आप खुद भी देख रहे हैं। इस खातून का मानना है कि वो बेवा है, उसकी 2 बेटियां हैं और दोनों की शादी हुई है। ताहम उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी जो एक बेटी है उसके हस्बैंड ने यानी उसके शौहर ने अपनी ही बीवी का कत्ल किया है। ये इस खातून का इल्ज़ाम है। सच क्या है, हकीकत क्या है, वल्लाहु आलम। और मामला दर्ज भी हुआ है और उसके बाद इसकी छानबीन भी हो रही है, लेकिन इस खातून का मानना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। काफ़ी वक्त हो चुका है, काफ़ी मुद्दत गुजर चुकी है, लेकिन इस हवाले से उनका मानना था कि पहले FIR भी नहीं दर्ज हुई थी और उसके बाद जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया या उसके बाद काफ़ी मुद्दत के बाद जो मज़कूरा खातून थी यानी मकतूला जो थी उसकी जस्ते खाकी को जो कब्र खोदी गई और उसके बाद वहाँ पे निकाला गया और उसका मानना है कि 7 माह के बाद उसकी लाश को फिर से निकाला गया और पोस्टमार्टम किया गया। अब यह खातून शहरी श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉलोनी में आ गई थी और यही वागुजारी कर रही थी कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहे, क्योंकि उसका मानना है कि अभी तक इसकी जो ट्रायल है वो बिल्कुल स्लो चल रही है और फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इसका मुतालबा था कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि इस खातून ने अपनी उस बेटी का जो मकतूला है उसके फ़ोटोज़ भी साथ लाई थी और उसका मानना है कि उसकी एक बच्ची भी है, यानी वो उस वक्त दूध पी रही थी वो बच्ची जब उसकी माँ का मुबैना कत्ल हुआ है। इसका इल्ज़ाम है कि उसके शौहर ने ही उसका कत्ल किया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये मामला तहकीकात का है और तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए। ये इस खातून का आज मुतालबा था। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। दुश्मनी ओनमुत घर पे ओनमुत दुश्मनी बस अमसी लॉक्चि कोर सच बजी सच कहीं बस बेमार मे यह पोस दिमा कम बह गस मालन बेन निश बोय वो मे कहें माल मोल मोज तुम कहें मे दोप अन दवा पानस बे आयमस रुपये 2-3 बह गई योर 2 बजे तौर आयस कॉकर बैंक तम यह सन मारित पत द्राव पूज बह अशत कुन खानदर कर गो यह वहर वाक़ा बची जेत बची जेत दोपस कोर क्या जाए वन मे नम नेचू नम मोल नम मोज नम बोज नम माम नम बिदर मे तगा वत पकन मे मिले 8 रेत कड़क मे सह कोर पुलिसन 8 रेत डॉक्टर टीम दोपान अगर यह सड़ाम करो अति अमिस यह पोस्टमार्टम अगर नमो हस्पताल सह वजक सुमत हस्पताल सुबह शाम सुबह कड़क शाम वजक
मे ना दितुक न पत्रा पोट कहीं मे ना आव न पुलिस वोल कहीं मे ना गो कुन जाए एफआईआर दर्ज बस इंसाफ मंगान प्रत कुन तंजीम बस इंसाफ मंगान इंसाफ मंगान यमिस मौसम कोर यम कातलन चुनम ये मारित मे दियो सा इंसाफ बस पतर पे बस लाचार बस मोड मे सा गो ना कार्रवाई मे सा गई एफआईआर दर्ज बस प्रत तंजीम करान पस तरफ गुजारिश मे दिता यमिस मौसम कोर इंसाफ। नाज़रीन, श्रीनगर में आज आलस्टिंग से आए हुए कुछ पीएचई वर्करों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का मानना था कि वहां पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, स्कीम बन रही है और उनका मानना है कि उसका काम जो है किसी और एजेंसी को दिया गया है, यानी किसी और डिवीजन को दिया गया है। उनका मानना है कि उससे यहाँ पर ड्यूअल कंट्रोल रहता है। इससे क्या होता है कि जो काम है इसको डिलीवर करने में फिर परेशानियाँ यहाँ पर उठानी पड़ती है। इस तरह से इन मुलाजमीन का मुतालबा था कि उन मुलाजमीन पर हमला ना किया जाए, नंबर 1, नंबर 2 उन्हें ठीक तरह से काम करने दिया जाए और जो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है उसकी जिम्मेदारी का इसकी एग्जीक्यूशन का काम भी इन्हीं को दिया जाए ताकि ये काम स्मूथली हो पाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। मसला है कि यहाँ हमारी एक बॉडी है कैपेक्स बॉडी, हमने प्रपोज किया था गवर्नमेंट को कि हमें एक प्लांट चाहिए आलस्टिंग में जहाँ ऑलरेडी हमारा एक प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो सैंक्शन होने के अकॉर्ड होने के बाद कोई और डिवीजन बना रहा है, नेमली मास्टर प्लान वाटर सब, ये उनके जुरिडिक्शन में आता नहीं है। इससे क्या होगा, जब वो प्लांट बनाएंगे हैंड ओवर भी नहीं करेंगे वो हमें, और नीचे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हाथ में है, ये सिंपली ड्यूअल कंट्रोल हो जाता है और इससे मुलाजिम भी असरअंदाज होते हैं एज वेल एज कंज्यूमर्स भी असरअंदाज होते हैं। हम चाहते हैं, हम चीफ साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया, प्लांट बन रहा है उनके दौर में। हम खुश हैं, हम इसमें अपना ताउन देने के लिए तैयार हैं, मगर ये वायलेशन में बन रहा है, इसको वाटर वर्क्स डिवीजन खुद बनाएगा और वाटर वर्क्स डिवीजन इसको मेंटेन भी करेगा और ये इन वन हैंड कंट्रोल में रहेगा। अदरवाइज इसका फ्रूटफुल जो इसका रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। हमारी इतनी डिमांड है और हमारा जो यहाँ एस्टेब्लिश का मसला है, इससे हमारी एस्टेब्लिश भी मुतासिर हो रही है और उन्होंने प्रोग्राम भी बनाया है कुछ रैशनलाइजेशन ऑफ पोस्ट्स, वो हमारा हक है, हमारे डेली वेजर्स का हक है, हमारे मुलाजमीन का हक है, सीनियर मुलाजमीन का। एंड दिस इज सिंपली इन्वेजन ऑन वाटर वर्क्स श्रीनगर जो हम रजिस्टर कर रहे हैं और हम किसी भी सूरत में हम कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे, हमें जो भी लीगल सेटअप होगा हम उठाने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।